नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी कि विगत 2 दिवसों से करंट अफेयर्स नहीं आ रहा था, थोड़ी व्यस्तता थी, लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी पीसीएस 2024 का रिजल्ट आया है। आप में से बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा, आप में से बहुत सारे जो आपके मित्र होंगे, जो रिलेटिव होंगे, उनका हुआ होगा चयन, तो उन सभी को मेरी तरफ से बधाई। लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मेरी तरफ से उनको भी लाख लाख बधाइयां, या फिर उनकी हिम्मत को बहुत बहुत सैल्यूट, जो इंटरव्यू तक गए या जो मेंस तक गए, ठीक है, और वो फाइनली नहीं सेलेक्ट हो पाए, तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने बहुत मेहनत की थी, किन्हीं कारणों से आपका चयन नहीं हो पाया। अगली बार आपका चयन जरूर होगा। ध्यान रखिएगा, दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है। असफलता को लोग भूल जाते हैं, लेकिन पहले हमें असफल लोगों को सलाम करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। इसलिए पीछे 2024 में जो लोग नहीं हो पाए हैं, वो लोग अपनी क्षमता का आकलन करते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कमियों पर काम करेंगे और निश्चित तौर पर वो अगली बार सफल होंगे। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उनके अंदर कमियां थी, कमियां नहीं थी। कई बार सीटें, कैटेगरी और बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जब आप नहीं हो पाते हैं सिलेक्ट। टैलेंट होता है आपके भीतर, ठीक है। तो मन को निराश नहीं करना, अगली बार तैयारी करनी। और अच्छी बात एक और ये भी है कि डिकोड एग्जाम की तरफ से जो हम लोगों ने 25-26 इंटरव्यू कराए थे, उनमें से 8 लोगों का चयन हो चुका है, जिसमें से 2 हमारे पूर्व छात्र हैं, आरओ वाले, शिवांशु मिश्रा और प्रमोद जी हमारे पूर्व छात्र हैं डिकोड एग्जाम के। तो 8 का मैंने एक वीडियो भी इसमें जो है मिलता रहेगा आपको, और उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था आधे घंटे का। इसमें मैंने बताया था कि भाई कौन कौन से कैंडिडेट हैं हमारे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न मैंने उसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं, आप इसका उत्तर दीजिएगा। यह मैंने प्रश्न पूछा था। आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है? IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको हम लोग IMEX के नाम से भी जानते हैं अपने आप में। और ये टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है TTX 2026। तो इंडियन जो हमारी सेना है, भारतीय सेना ने दरअसल 27 मार्च 2026 को, ध्यान रखिएगा पॉइंट ये, ठीक है, 27 मार्च 2026 को कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान के मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर में IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज टेबल एवं टॉप एक्सरसाइज TTX 2026 का सफलतापूर्वक जो है आयोजन किया है। डेट आपको इसकी याद रखनी है, ठीक है। यह अभ्यास दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में, जो कि भारत के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अपने आप में। हिंद महासागर की महत्ता क्या है भारत के लिए, आप जानते होंगे। इसके अलावा जो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, वह एरिया भी अब भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंडो पैसिफिक यानी कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने कई बार कहा भी आपसे, इस पर आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है बनते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के आप एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, आप लोग याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशेष रूप से यह आयोजन ऐसे समय में हुआ है जब भारत 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 2026 से 28 के चक्र के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ठीक है, यानी कि इंडियन ओशियन नेवल जो आपका सिंपोजियम की अध्यक्षता ग्रहण की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। IONS की अध्यक्षता जो है भारत को मिली हुई है अपने आप में, एक लंबे अंतराल के बाद, यानी कि 16 सालों के बाद IONS की अध्यक्षता मिली है भारत को अपने आप में। यह बहुत बड़ी बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह टॉपिक, ये पॉइंट क्या आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, जिसको मैं कहूं कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिना किसी लाख लपेट के उसको आपको तुरंत रेडी कर लेना है, ठीक है। चलो प्रतिभागियों देश की बात करते हैं, तो इसमें जो है विविध भौगोलिक क्षेत्र से आए IONS सदस्य देश इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आपके प्रमुख देश जैसे कि बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव और कुछ देश यहां पे लिखे गए हैं। ये सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अन्य प्रतिभागियों की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें भारतीय नौसेना के अधिकारी, IOS सागर के अंतरराष्ट्रीय अधिकारी, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलो, क्या इसका अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए भाई क्या इसका उद्देश्य है। तो इस टेबल टॉप अभ्यास का
मुख्य केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती हुई गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, ठीक है, यानी कि नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं उस पर क्या करना है, बातचीत करना है, डिस्कस करना है और उनका समाधान जो है ढूंढना है अपने आप में। सिमुलेशन तकनीक का उपयोग, यह अभ्यास एक आधुनिक सिमुलेशन वातावरण में संचालित किया गया जिसमें जटिल समुद्री सुरक्षा प्रदेशों का यथार्थवादी यानी कि एग्जैक्टली सही चीजें फील की गई। इसमें भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच एक दूसरे की मानक संचालन प्रक्रियाओं और चुनौतियों की समझ जो है विकसित करना इस पूरे अभ्यास में किया गया। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ज्यादा इसमें लोड आप मत दीजिएगा। चलिए, हिंद महासागर क्षेत्र का सामरिक महत्व जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो हिंद महासागर क्षेत्र का, एक तो ये इंपॉर्टेंट, और जो मैंने दूसरा कहा था आपसे हिंद प्रशांत क्षेत्र, दोनों का हिंद प्रशांत क्षेत्र, इनका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो बनते हैं आपके। तो हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र न केवल वैश्विक व्यापार यानी कि ग्लोबल ट्रेड के प्रमुख समुद्री मार्गों के अपने समेटे हुए, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति यानी कि एनर्जी सप्लाई और एनर्जी सप्लाई के साथ साथ में जो कनेक्टिविटी है इंटरनेशनल लेवल की, उसकी ये क्या अपने आप में लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। कौन? हिंद महासागर क्षेत्र अपने आप में। IMEX, TTX और 26 जैसे अभ्यास इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को सुरक्षित, मुक्त और समावेशी बनाए रखने में क्षेत्रीय नौसेनाओं की नेतृत्व क्षमता को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। ये इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। बाकी ट्रेडिशनल से लेकर के और जो ट्रेड वैल्यूज हैं इसकी वो अलग है, तो आप इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ से रेडी कर सकते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र की महत्ता क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और साथ साथ में भारत के स्तर पर इसकी क्या महत्ता है, ये आपको पता होना चाहिए। पीसीएस का जो मेंस का जो सेकंड पेपर है उसमें ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, पॉलिटी वाले सेक्शन में, आईआर में। चलिए, अब आप बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज टेबल टॉप एक्सरसाइज और 26 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। ये आपके सामने यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई इतना टफ नहीं है जो आप ना बता पाए, है ना। चलो, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, है ना। इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे ये हो जाएगा सी, यानी कि सी में क्या है भाई साहब, देखो पढ़ लो एक बार। सी में जो है दिया है दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में किया गया अभ्यास, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, नेक्स्ट है रेमंड समूह के पूर्व अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया का भी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। रेमंड शब्द निश्चित तौर पर आप लोगों ने सुना ही होगा। तो भारतीय उद्योग जगत की जो प्रमुख स्तंभ है अपने आप में और कपड़ा कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठित ब्रांड रेमंड समूह के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजयपत सिंघानिया का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में मुंबई में क्या हुआ, निधन हो गया। रेमंड के कपड़े आप जानते हो कितने कॉस्टली होते हैं, कितने महंगे होते हैं, ठीक है। तो अब उनका जो है फाइनली जो है अब वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनका जीवन जो है औद्योगिक असफलताओं के लिए ही नहीं था, बल्कि विमानन के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में उनके असाधारण साहसिक कार्यों के लिए भी उनको जाना जाता है। उन्होंने वस्त्र उद्योग में एक जो बड़ी क्रांति का नेतृत्व किया। उनके कुशल नेतृत्व में रेमंड जो है भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद शूटिंग ब्रांड के रूप में जो है शामिल हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी का विस्तार इंजीनियरिंग, विमानन और कॉस्मेटिक जैसे विविध क्षेत्रों में भी किया। तो रेमंड के कपड़े कितने कॉस्टली होते हैं आप जानते होंगे। दुल्हा लोग जो होते हैं ना भाई, वो पहनते हैं रेमंड कपड़े, मतलब सभी दुल्हा नहीं, कोई कोई दुल्हा, ठीक है, जो रेमंड के कोट कपड़े 3 पीसेस जिसको बोलते हैं, है ना, वो पहनते। 3 पीस 4 पीस जो भी होता है, वो पैंट मतलब कोट की कोट, फिर पैंट, शर्ट, फिर वेस्ट कोट, है ना, तो लोग पहनते हैं 3 पीस 4 पीस के लिए। बहुत कॉस्टली होता है भाई साहब। एक दिन मैं गया था ब्लेजर सिलाने, इंटरव्यू कराना था रिकॉर्ड में, तो मैंने कहा चलो एक ब्लेजर ले आते हैं बॉस, है ना। बताया भाई साहब 6000 रुपये बनेगा ब्लेजर। मैंने कहा 6000 में तो 3 ले लूंगा मैं, ठीक है। हालांकि रेमंड कपड़े अच्छे होते हैं, नहीं। चलिए, है विमानन क्षेत्र में जो है उनका एक अपना अलग क्षेत्र है और विमान क्षेत्र में उपलब्धियां और विश्व रिकॉर्ड एक सबल उद्योगपति होने के साथ साथ विजयपत सिंघानिया एक उत्साही और अनुभवी विमान चालक भी थे अपने आप में।
उनके नाम विमान क्षेत्र के कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज हैं, ठीक है। जैसे कि हॉट एयर बैलून रिकॉर्ड, उन्होंने 2005 में एक हॉट एयर बैलून में सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरने का रिकॉर्ड भी बनाया, इसकी जो है ऊंचाई यहां पर लिखी हुई है। ये एक खास उपलब्धि रही है उनके नाम पर, ठीक है। आगे इसके अलावा इससे पूर्व जो है 1988 में अगर आप बात करें तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से भारत तक लगभग 24 दिनों में माइक्रोलाइट विमान में उड़ान भरने का एक रिकॉर्ड बनाया। सम्मान और पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो उद्योग जगत और विमानन के क्षेत्र में उनके अद्वितीय और साहसिक योगदान को मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने 2006 में उन्हें देश के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना ने भी उनके विमान कौशल और उपलब्धियों का सम्मान करते हुए उन्हें मानद एयर कमोडोर की रैंक भी प्रदान की थी अपने आप पे। तो ये खास बात है इनको लेकर के, ठीक है। चलो अब आपके सामने आ जाएगा छोटा सा प्रश्न, भैया इसका उत्तर बताइए आप लोग। प्रसिद्ध उद्योगपति विजयपत सिंघानिया के पास निम्नलिखित में से किस साहसिक कार्य के लिए एक विश्व रिकॉर्ड का दर्ज था? ए ऑप्शन प्रशांत महासागर में सबसे गहरी पनडुब्बी यात्रा करने के लिए, या फिर हॉट एयर बैलून में सबसे अधिक ऊंचाई हासिल करने के लिए, बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाने तथा पहले भारतीय पायलट के रूप में, या फिर डी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय उद्योगपति के रूप में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात, अभी तो हमने आपको बताया ये खास उपलब्धि जो है इनके नाम पे थी, तो इसको आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक। चलो अब आ जाएगा टॉपिक नंबर नेक्स्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यहां पर लिख दीजिए इसको बी। माधवपुर मेला और एक भारत श्रेष्ठ भारत, अभी ये चर्चाओं में रहा है। माधवपुर मेला बड़ा फेमस है और ट्वीट करके जो है जानकारी भी दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, और पीएम मोदी ने गुजरात के पोरबंदर जिले में, याद रखिएगा कहां पर? गुजरात का क्या है? पोरबंदर जिला, यहीं पर जो है आयोजित होने वाले माधवपुर मेले की सराहना करते हुए इसे देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत उत्सव बताया। अब पीएम मोदी किसी मेले को लेकर के अगर बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपकी परीक्षा में पूछा सकता है, कोई उसमें इब्बट नहीं करना आपको। तो माधवपुर कहां भैया? आपका पोरबंदर जिले में है, जो है गुजरात के। यह मेला मुख्य रूप से गुजरात और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बीच एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सेतु का क्या करता है? कार्य करता है अपने आप में, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में, जहां पर सरकार लगातार काम करी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए। माधवपुर मेला दरअसल गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर घेड़ गांव में जो है आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह मेला है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मेला भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हालांकि लोग कृष्ण के साथ नाम राधा का लेते हैं, लेना भी चाहिए नो डाउट, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है रह जाती है जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, ठीक है। वास्तविक संबंध कृष्ण का किससे था? रुक्मणी से था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लोग जो है कथाओं में कुछ भी कहने के लिए और किसी भी प्रकार के करने के लिए जो वास्तविक जो भगवान कृष्ण की जो महिमा कह लीजिए, उनका जो ज्ञान है वो हम नहीं बताते हैं, बल्कि सिर्फ प्यार के नाम पर कृष्ण को प्रसिद्ध करते हैं और अपनी क्षमताओं को हम भूल जाते हैं। अगर कृष्ण के बारे में बताना है तो कृष्ण की गीता के बारे में बताइए, कृष्ण के अहिंसा पर जो है अहिंसा को लेकर के या हिंसा को लेकर के जो उनके थॉट्स थी, असत्य सत्य में के बीच में वो मतभेद को कैसे देखते थे, इन बातों को जो है रखना चाहिए। लेकिन हम श्री कृष्ण को जो है सिर्फ राधा प्रेम के साथ आप जोड़ के देखते हैं और उनकी क्या सामर्थ्य थी और श्री कृष्ण से हम सीख करके हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस बात पर जो है आजकल जोर नहीं दिया जाता है। ये देश की क्या विडंबना है अपने आप में, ठीक है। सिर्फ प्यार 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 करते रहते हैं, वो भी आधी अधूरी ज्ञान के साथ में, ठीक है, आधी अधूरे ज्ञान के साथ में। रुक्मणी, राधा और श्री कृष्ण, इन तीनों के जो संबंध हैं अपने आप में, इसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हैं जो मार्केट में दौड़ रही हैं। और हम लोग चूंकि अपने ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं है, अपने वेद को तो पढ़ते नहीं है, तो क्या कीजिएगा, सब घोच सब हो जाता है। चलिए श्री कृष्ण को जो है लोग उन्हें बिल्कुल छोटा सा बालक बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण को लोगों ने क्या बना दिया है? एकदम छोटा सा भगवान बना दिया, एकदम हाथ में लेकर के, ठीक है।
तो ये सब चीजें हैं, हमारी संस्कृति को हम पतन कर रहे हैं और क्या ही किया जाए। चलिए, पूर्वोत्तर से जुड़ाव की अगर हम बात करते हैं तो लोक मान्यताओं के अनुसार देवी रुक्मिणी का संबंध पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, खास करके अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति से माना जाता है। इस प्रकार यह मेला भारत के पश्चिमी छोर गुजरात को पूर्वी छोर से जो है जोड़ने का प्रयास करता है अपने आप में, क्योंकि रुक्मिणी का संबंध है ही वहां से, बस इसीलिए अल्टीमेटली। चलिए, यह आयोजन दरअसल भारत की एक भारत श्रेष्ठ भारत, चूंकि दक्षिण भारत, क्योंकि आप जानते होंगे गुजरात को पूर्वोत्तर से जोड़ने का प्रयास करता है, निश्चित तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है यह उसका क्या है, परिचायक है अपने आप में। और उसमें अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आपसी सांस्कृतिक जो चीजें यहां पर क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। सांस्कृतिक विविधता का प्रश्न इस मेले में जो है पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकार, कारीगर और सांस्कृतिक दल भाग लेते हैं, जिसमें कला, नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है अपने आप में। ठीक, चलिए, ये राष्ट्रीय एकीकरण का भावना भी इसमें जो है होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रसिद्ध माधवपुर मेला, जो हाल ही में चर्चाओं में रहा है। मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? अभी हमने आपको बताया है, राजस्थान में, असम में, गुजरात में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। जल्दी से इसका तुम्हें बताइएगा। अभी हमने बताया माधवपुर जिला, जो माधवपुर जो मेला है वो गुजरात के पोरबंदर जिले में के माधोपुर जो आपका एक गांव है वहीं पड़ता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले और आईईए यानी कि जो आपका एक अलायंस है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, आईएई, अभी चर्चाओं में रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर कुछ बातें कही गई हैं। ठीक है, ईरान ने अपनी रिपोर्ट जो है आईएई को दी है और उसने कुछ चीजें सामने रखी है। क्या सामने रखी है, आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। मार्च 2026 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या बोलते हैं इसको, आईएईए, जो कि आपके लिए क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ईरान के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, विशेष रूप से खोंडाओ भारी जल अनुसंधान रिएक्टर पर सैन्य हमले हुए हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए इन हमलों के बीच आईएई और ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भैया इन हमलों से कोई विकिरण यानी कि रेडिएशन खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है। क्या काम है इसका, क्या काम नहीं, अभी आगे हम देखेंगे। एनालिसिस करता है कि किसी हमले से क्या कोई रेडिएशन आज तो नहीं फैला है जो ईरान के मतलब किसी भी देश के आसपास के नागरिकों के लिए, उस शहर के लिए खतरनाक हो या वर्ल्ड वाइड चीजें दिक्कत कर जाएं। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसने जांच किया तो कहा कि भैया कोई खतरे की बात नहीं है, कोई रेडिएशन वगैरह नहीं फैला है अमेरिका के हमलों के द्वारा। खोंडाओ संयंत्र अभी चर्चाओं में रहा है। यह दरअसल क्या रहा है, यह अराक परमाणु परिसर का हिस्सा है। आईएई के महानिदेशक राफेल ग्रोसी के अनुसार इस संयंत्र में कोई घोषित परमाणु सामग्री और मौजूद नहीं थी, जिसके कारण हमले के बाद जो है रेडियोधर्मी करसौक हो, इस पर हमला हो गया था। तो आईए ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, भैया इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसकी वजह से इससे रेडिएशन फैले और लोगों को नुकसान होगी। मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती कि भैया क्या यहां पर कुछ ऐसा था मैटर कि जिसकी वजह से रेडिएशन फैल सकता है। तो ये बात जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, किस प्रकार से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई और किस प्रकार से उसका रेडिएशन खतरा आज तक है, आप जानते होंगे। तो वही बात यहां पर रिपोर्ट में कही गई है कि कोई दिक्कत वाली बात जो है यहां पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्या बात यह है कि अन्य प्रभावित क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो खोंडाओ के अलावा ईरान के यज़्द प्रांत के अर्दगान में एक एलोकेक उत्पादन संयंत्र और खुजिस्तान में एक इस्पात कारखाने पर भी हमला होने की सूचना दी गई थी। वहां पर भी कोई ऐसी रेडियोधर्मी कोई चीजें नहीं है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। बुचहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो आईईए ने यह भी जानकारी दी है कि बुचहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास भी कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो आईएई ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से शांति स्थापना की बात की, क्योंकि अगर कहीं पर मामला कुछ ऐसा हो गया और अगर रेडिएशन फैल जाता है, अगर अपने आप में किसी परमाणु संयंत्र पर अगर हमला होता है, तो ये अपने आप में उस शहर के लिए, उस देश के लिए और वैश्विक लेवल के लिए ठीक नहीं है अपने आप में। मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या इंपैक्ट पड़ा भोपाल गैस त्रासदी से, आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग हजारों हजार जो किलो दवाइयां खा चुके हैं अब तक, बचपन से लेकर अब तक, वो हर दिन दवाई खाते हैं, 7-8-10 टेबलेट डेली खाते हैं।
रेडिएशन का खतरा इतना अभी तक भोपाल में है, आज भी उस क्षेत्र के बच्चे जो है हैंडीकैप पैदा होते हैं। आप कल्पना करके देख सकते हैं, जिनको डॉक्टर पैदा होते ही कहता है तुम्हें दवाई आज से खानी है। यह बात इस पूरे विश्व पटल पर सबको पता होनी चाहिए कि भैया रेडिएशन जो है कितना खतरनाक होता है अपने आप। इसलिए जो है युद्ध जो है किसी भी चीज के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है अपने आप में। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी चर्चा में है तो इसको पढ़ लीजिए। इसको हम लोग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी बोलते हैं। विश्व का एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। इसे शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और सैन्य उद्देश्यों, ठीक है, के लिए इसके उपयोग को रोकना है। परमाणु बम वगैरह का आप उपयोग करें नहीं, अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1957 को होती है, जो कि आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में जो इसका क्या है मुख्यालय है। और इसी को भी रिपोर्ट सबमिट की थी ईरान ने कि भैया ऐसी ऐसी बातें हैं। चलिए, यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण से स्वतंत्र एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी बोलते हैं इसको, दोनों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट सौंपता है। किसको? यूएनजीओ को भी रिपोर्ट सौंपता है अपने आप में, और यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। कौन? ये जो आपका आईएईए है, ये भेजता है, ठीक है। वर्तमान में राफेल मरियानो ग्रोसी जो है इसके क्या है महानिदेशक है। ये भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, जरा इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं। 2005 में आईएई और ईए और उसके तत्कालीन महानिदेशक मोहम्मद अल बरदेई को परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को रोकने के उनके अथक प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था कि भैया परमाणु बम वगैरह का इस्तेमाल न किया जाए, परमाणु अस्त्र का उपयोग न किया जाए। तो अच्छी बात है अपने आप ऐसे संगठन अगर काम करते हैं देश में तो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में खबरों में रहा खोंडाव भारी जल संयंत्र हैवी वाटर प्लांट, जिस पर सैन्य हमलों के बाद आईएई ने बिगड़ के खतरे से इनकार किया है। मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? सीरिया, उत्तर कोरिया, ईरान और तुर्की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कहां पर? ईरान, है ना। सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। चलो, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज फर्स्ट का उद्घाटन अभी हाल ही में हो गया, चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे, ठीक है। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में इसके जिसका फेज सेकंड फर्स्ट है वो उद्घाटन इसका किया। और ये कई मामलों में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत फेमस है और एक बड़े स्तर का ट्रेड और बाकी अन्य चीजें जो है यहां से संपन्न होंगी अपने आप में। यह उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आपका एनसीआर है के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है अपने आप में, जो न केवल दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देने में भी एक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो ट्रेड के मामले में खूब आगे जाएगा ये। लागत यहां पर जो है इसका लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। विकासकर्ता संचालक इस एयरपोर्ट का विकास और संचालन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में, ठीक है। YAPL, ठीक है, ये जो है आपका यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो बोलते हैं। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक क्या है कंपनी है अपने आप पे, ठीक है। और इस परियोजना में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी रही अपने आप में। और ये एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के क्या है नजदीक है। रणनीतिक दृष्टि से यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दूसरा सिविल एयरपोर्ट है, ठीक है। यह भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है। यह भी खास बात है इसकी। क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ चीजें हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। ऑल वेदर ऑपरेशन यानी कि मार्च 2026 में इस एयरपोर्ट को नागर विमानन महानिदेशालय से एरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिसमें ऑल वेदर ऑपरेशन की मंजूरी मिली है। नेविगेशन सिस्टम, इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम, रनवे लाइटिंग और एयर ट्रैफिक सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप घने कोहरे या कम दृश्यता की स्थिति में भी विमान आसानी से जो है अपने आप में ये लैंड कर सकेंगे और टेक ऑफ कर सकेंगे। तो ये खास बातें इसमें रखी गई हैं। चलिए, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजों के लिए फेमस है। यहां पर कार्गो क्षमता अधिकार है,
कैसे कैसे क्या है, ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। यह है भारत का क्या, यह भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर परिसर के भीतर ही मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल हाल जो है सुविधा उपलब्ध होगी। इससे विमानों की मरम्मत के लिए विदेशों या अन्य दूरस्थ स्थानों पर निर्भरता जो होती थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यह हवाई अड्डा एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में भी कार्य करेगा। इसकी प्रारंभिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 2.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक है, जो भविष्य में व्यापार और निर्यात को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। तो यह भी खास बात है इसकी। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास और संचालन का जिम्मा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सौंपा गया है? अडानी एयरपोर्ट लिमिटेड, GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। चारों में से एक हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। अभी हमने आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। ई रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ERCT प्रणाली चर्चाओं में रहा है। ठीक है, तो ये प्रणाली को भारतीय रेलवे द्वारा 52 सप्ताह में 52 सुधार, ठीक है, की महत्वाकांक्षी पहल के तहत शुरू किया गया था। इस पोर्टल को औपचारिक रूप से तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा 2019 के अंत में लॉन्च किया गया था। ये भी चर्चाओं में है। यह सुधार कार्यक्रम के रेल मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता, यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। आजकल रेलवे अपनी एप्लीकेशंस के माध्यम से हमें बहुत प्रकार की सुविधा देता है। ERCT का उद्देश्य दावों जैसे कि माल की हानि, दुर्घटना या चोट को दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाना है। इससे पीड़ितों या उनके आश्रितों को दावों के निपटान के लिए भौतिक रूप से न्यायाधिकरण से चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। तो ये चर्चाओं में रहा है, बहुत बड़े स्तर के चर्चाओं में रहा है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान देना है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए डिजिटल इंडिया रेल मिशन अपने आप में चर्चाओं में रहा है। क्या रहा है ये अब इसमें जो ऑप्शंस आपको आगे मिलेंगे, ये वाले ऑप्शन मिलेंगे, इन ऑप्शन के बारे में हमने अपने व्याख्या में दे दिया है। ठीक है, चूंकि प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि ई रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ERCT प्रणाली भारतीय रेलवे की किस पहल के तहत शुरू की गई थी? डिजिटल इंडिया रेल मिशन, मिशन रफ्तार, 52 सप्ताह में 52 सुधार, रेल सुरक्षा अभियान, ये रहा है चर्चाओं में। तो सिंपल सी बात है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। लेकिन अन्य विकल्पों के बारे में भी हमने यहां पर चीजें मेंशन कर दी थी। ये मिशन रफ्तार क्या है, रेल सुधार अभियान क्या है? तो डिजिटल इंडिया रेल मिशन यह एक व्यापक शब्द है जो रेलवे के सभी डिजिटल बदलावों को कवर करता है, लेकिन ERCT विशेष रूप से 52 सुधार पहल का हिस्सा था अपने आप में। मिशन रफ्तार या पहल यात्री ट्रेनों की औसत गति को दोगुना करने और मालगाड़ियों की औसत गति को 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो यहां पर हमने ऑप्शंस वाली यहां पर आपके सामने क्या कर दी हैं, मेंशन कर दी हैं। ठीक है, चलो स्टेट इनोवेशन मिशन SIM भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन आधिकारिक तौर पर 26 फरवरी 2026 को त्रिपुरा की राजधानी कहां पर है, अगरतला में लॉन्च कर दिया गया। यह मिशन नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के तहत स्टेट सपोर्ट मिशन SSM के ढांचे का एक महत्वपूर्ण क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री कौन है, माणिक साहा ने इसका उद्घाटन किया मिलकर के। उद्देश्य जरूरी है आपको जानना, उद्देश्य क्या है, राज्य स्तर पर जो इनोवेशन है, नवाचार, और इसके अलावा जो उद्यमिता है जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, के लिए एक स्थायी संस्थागत प्रणाली विकसित करना है। और इसके कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट भी हैं, वो आप देख लीजिएगा, जैसे कि TNECT, इसके तहत त्रिपुरा नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स नामक एक समर्पित इंक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया। त्रिपुरा ने इस मिशन के साथ अपनी स्टेट AI पॉलिसी की भी एक रूपरेखा तैयार की है। यह मिशन केवल बड़े शहरों तक सीमित न रह करके जिला स्तर तक नवाचार इकोसिस्टम को क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक, अब आप बताइए प्रश्न इसमें से क्या हो जाएगा इसका उत्तर। भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहां शुरू किया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। त्रिपुरा, मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा इज द राइट आंसर।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप जानते हो कि हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये अपने आप में, ठीक है। और आप जानते हो कि यह दिन दरअसल भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है, जिसकी खोजटा उन्होंने फरवरी 1928 में की थी। ये चर्चा मेरा, वैसे प्रश्न तो पुराना हो गया लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ गया है, ठीक है। 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था, जो किसी भी भारतीय के लिए विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा पुरस्कार था। 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के अनुरोध पर भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया था। ये प्रश्न शायद मैं भूल गया था उस समय, तो अभी मैंने इसको करा दिया है ना। चलिए बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस जो है दिन मनाया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या फिर 28 फरवरी। अभी हमने आपको बताया, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 28 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अब आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण और तकनीकी संचालन ईरान द्वारा किस देश की सहायता से किया जा रहा है? ये आपको यहां पर उसका उत्तर बताना है। प्लीज आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, और बाकी मुख्य परीक्षा के लिए आपके सामने प्रश्न है एक छोटा सा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों, ठीक है, जैसे कि खोंडाओ अनुसंधान रिएक्टर पर हालिया हमलों के आलोक में वैश्विक परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भूमिका और उसकी सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिएगा। भैया क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, इस मामले को लेकर के ये आपको डिटेल्स में बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बाकी लास्ट टाइम हमने जो प्रश्न पूछा था आपसे, उसका उत्तर यहां पर बड़े सुंदर सुंदर ढंग से दिया गया है। आप लोग लिखा करिए, आप लिख करके हमें भेज सकते हैं। पीसीएस में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो हमें भेज सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201, ठीक है। 8604409201, ये हमारा आपको नंबर मैंने दे दिया आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। यहां पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं। पीसीएस का बैच, आरओ का बैच हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप बहुत बेहतर ढंग से करने का प्रयास कर सकते हैं। ये सारे यहां पर कोर्सेज हमारे लिखे गए हैं, ऊपर दिए गए नंबर यहां पर हैं, आप इनमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर मुझसे बात करनी होगी डायरेक्टली, अगर तो आप सीधे इस नंबर पे, सेकंड वाले नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिएगा, इस नंबर पे, ठीक है। डायरेक्टली आप इस पे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन
4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।